हालांकि नशे में डूबना भी कोई बहुत अच्छी बात तो नहीं है। मेरा एक मित्र नशे की हालत में घर पहुंचा, जाके दरवाजा खटखटाया, पत्नी ने दरवाजा खोला, क्यों पी? बोले स्वास्थ्य खराब था। बोले स्वास्थ्य खराब था तो तू दारू पिएगा? बोले नहीं, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर बोला 3 दिन दवा दारू लेनी पड़ेगी। दवा उन्होंने दे दी, दारू मैंने ले ली। ताली गलत जगह बजाते हो, मैं बता दूंगा कहां बजानी है, रुको। 3 दिन बाद पट्टा फिर पी के पहुंचा। पत्नी ने कहा आप क्यों पी? बोला वो डॉक्टर की दवा दारू ने काम नहीं किया तो वैद्य जी के पास चला गया। बोले क्या कहा वैद्य जी ने? अब अगर पहुंच जाए एक बारीक पंक्ति तो मुझे बताना कि राउश नगर में बरसों से कवि सम्मेलन हो रहे हैं। क्या कहा वैद्य जी ने? बोले वैद्य जी बोले पानी में घोलकर आज वाइन लो। जीतू भैया 3 दिन बाद पट्टा फिर भी के पहुंचा। पत्नी का बचा खुचा दिमाग खराब, डॉक्टर निपट गया, वैद्य निपट गया, आप क्यों पी? बोला तेरा बाप ने की। बोला क्या कहा मेरा बाप ने? बोला देख जिस दिन तेरा मेरा लगन हुआ था, अपनी शादी हुई थी, तेरे बाप ने हम दोनों के सर पे हाथ फेर कर एक बात कही थी कि आज के बाद तुम दोनों मिलकर ये घर बार संभालना। घर तू संभाल रही है? क्या करे बेचारी वो। मेरे से एक दिन बोली अतुल भाई वो देखो अमिताभ बच्चन गजब का एक्टर है, गजब का कलाकार है, गजब का आर्टिस्ट है। मैंने कहा क्या कर दिया? बोला देखो पिक्चर आ रही है शराबी, एक बूंद पट्टे ने एक बूंद शराब की नहीं भी पूरी पिक्चर में, लेकिन जो एक्टिंग की है वो कितनी कमाल की है। मैंने कहा मूर्ख औरत, उससे बड़ा एक्टर में। बोली कैसे? मैंने कहा पिछले 15 बरस से रोजाना पीने के बाद जो नहीं पीने की एक्टिंग मैं करता हूं। तालियां कमजोर है आपकी। और मुझे अफसोस है कि आपसे मुझे कहना पड़ रही है ये बात। मैं मगर एक बात चाहता हूं कि मेरा भाई जिस तरीके से कवि सम्मेलन का संचालन कर रहा है, मेरा छोटा अनुज, कदम फूंक के अतुल ज्वाला, उसको एक बार पूरा सदन अपनी तालियों से नवाज दे। राव शहर के नाम को पूरे देश में ले जाने वाला शख्स, और बहुत जल्दी ही 7 समंदर पार जाने वाला है नाम। रोक लोगे क्या? जैसे नाव तुम ही बहाओगे? ये अगले साल यही संचालन करेगा यहां से। लेकिन गजब कदम फूंक के संचालन करता है आदमी। और एक बात बता दूं रे, आदमी को कदम फूंक के रखना भी चाहिए। मेरा एक मित्र है बनवारी, वो इतना फूंक फूंक के कदम रखता है। एक दिन रेलवे स्टेशन पे मिल गया, भोपाल के 2 टिकट खरीदे। मैंने कहा बनवारी लाल जी दूसरा कौन? बोले कोई भी नहीं। मैंने कहा भाई टिकट दो क्यों? बोले राठी जी ये गुम हो गया तो ये काम आएगा, और ये गुम हो गया तो ये काम आएगा। मैंने कहा बनवारी लाल जी दोनों गुम हो गए तो? बोले तो अपने पास ही पास लगा हुआ है। बेटा तू ताली बहुत गलत जगह पे बजाता है बार बार। मैंने तेरे से बोला था कि मैं बता दूंगा कहां बजानी है। मैंने कहा बनवारी लाल जी पास भी गुम हो गया तो? अब बनवारी लाल जी के कदम फूंक कर रखने का तरीका आप तक पहुंच जाए साहब, तो इस कवि सम्मेलन को फिर जिंदा करने की कोशिश करना। मैंने कहा बनवारी लाल जी पास भी गुम हो गया तो? बोले तो जा कौन रहा है? जिंदाबाद जिंदाबाद राठी जी। इसे कहते हैं इंटेलिजेंसी। वो मेरी औलाद 6 साल की मुझसे आके पूछती है पापा एक बात बताओ, बाप इंटेलिजेंट होता है कि बेटा? मैंने कहा वारी औलाद, ये प्रश्न भी तेरे को मेरे से ही पूछना था। फिर भी मैंने उसकी जिज्ञासा समाप्त करने के लिए कहा देखो बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, बाप की वजह से बेटा होता है, इसलिए बाप इंटेलिजेंट होता है। बोले नहीं बेटा। मैंने कहा बाप। बोले बेटा। मैंने कहा बाप। बोले अच्छा एक बात बताओ आप, अमेरिका की खोज किसने की? मैंने कहा कोलंबस ने। जनसंख्या वृद्धि रोकने वाले एक अधिकारी जी ने किसान को दी दाद। हे कलयुग के धतराष्ट्र, इस उम्र में भी 3 औलाद, 2 के बात कर लेते फुल स्टॉप, तो आज सुखी रह लेते माई बाप। किसान बोला काहे का सुख, फोकट की बात कर रहा है,
मेरी दोनों औलादों का पेट तो ये तीसरे वाले ही भर रहा है। अधिकारी बोला वही तो कह रहा हूं हुजूर, अगर तीसरा बेटा नहीं होता तो बड़ा बेटा अपनी सारी व्यवस्थाएं अपने आप करता। किसान बोला क्यों रे, दशरथ जी 2 बेटों के बाद रुक जाते तो राम जी की चरण पादुका माथे पे तेरा बाप धरता। राम जी के चरण पादुका माथे पे तेरा बाप धरता। और तो और पांडव उन्नति के इसी तीसरे द्वार की तरफ अगर अपना कदम नहीं बढ़ाते तो युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण गीता का सार तेरे बाप को पढ़ाते। और सुन विशर्वा मुनि की तीसरी औलाद के रूप में अगर विभीषण नहीं आता तो रावण की फाइल बुक करने का फार्मूला राम को तू बताता कि तेरा बाप बताता। अबे खिसक किधर रहा है, अभी तो तुझे मुझे बहुत सी बातें समझानी है। अधिकारी बोला हुजूर घर जाने दो, मेरी 2 औलादें हैं, तीसरे की भूमिका बनानी है। हाँ हम तो उल्टा समझा के भेज दे, हम वो लोग हैं। लेकिन अब आप शादी बोतल कविता सुनो। अब कविता सुनो कि सुबह सुबह अखबार में एक गजब का समाचार दिखा। खबर थी हरियाणा के एक शहर में एक भैंसा 7 करोड़ रुपए में बिका। मैंने पत्नी से कहा इस खबर ने मेरे जहन में सन्नाटा सा खींच दिया है, यूं लगता है स्वयं यमराज ने अपना भैंसा बेच दिया है। यूं लगता है स्वयं यमराज ने अपना भैंसा बेच दिया है। पत्नी बोली है मेरे भोले भंडारी, मती मारी गई है तुम्हारी, सुबह से अलापे जा रहे हो जाने कौन सा राग। खबरों के इस भूत ने खत्म कर दिया है तुम्हारा दिमाग, मगर खबरों का ये भूत इस सच के आगे ज्यादा देर नहीं टिकेगा। अरे जिस मुल्क में स्वयं यमराज 2 कौड़ी में बिक जाते हो वहां उनका भैंसा 7 करोड़ में कैसे बिकेगा। वाह वाह वाह। व्यंग के नाम पे तालियां थोड़ी कमजोर है, लेकिन अगली 2 पंक्ति में फिर चाहता हूं कि व्यंग तक पहुंचना। जिस मुल्क में स्वयं यमराज 2 कौड़ी में बिक जाते हो वहां उनका भैंसा 7 करोड़ में कैसे बिकेगा। फिर भी अगर ऐसा हुआ है तो मैं यही कहूंगी कि ऐसे हालात ही मुल्क को बीमार बना देते हैं, और भैंसा 7 करोड़ में बिक भी गया तो हैरत कैसी मेरे हुजूर, ये वो मुल्क है जहां गधे भी करोड़ों में बिक के सरकार बना देते हैं। वाह वाह वाह। तो सुबह सुबह इन्हें कोसने की न भूल कीजिए, पहली बार कोई गधों से ऊपर उठाए बधाई कबूल कीजिए। मैंने कहा सच कह रही हो मेरी जान, मगर इतनी ही है अगर गधों और भैंसों की पहचान, तो तू भी मेरी जिंदगी पर एक एहसान कर देती, इन 2 गधों को जन्म देने की बजाय। एक भैंसा जन्म देती। सच कह रही हो मेरी जान, मगर इतनी ही है अगर गधों और भैंसों की पहचान, तो तू भी मेरी जिंदगी पर एक एहसान कर देती, इन 2 गधों को जन्म देने की बजाय एक आध भैंसा जन्म देती। लोग भी हो गए कैसों कैसों के बाप, हम भी हो जाते गधों की जगह भैंसों के बाप। अब पत्नी के तरकश का तीर मैंने ब्रह्मास्त्र की तरह झेला, उसने तुरंत ही मार दिया नेहले पर देला। बोली क्या बताऊं मेरे प्रीतम, हम तो इस सृष्टि के रचयिता के द्वारा चले गए हैं, हम तो इस सृष्टि के रचयिता के द्वारा चले गए हैं। मैंने tó भैंसे ही पैदा किए थे कमबख्त, मगर दोनों के दोनों बाप पर चले गए। मैंने तो भैंसे ही पैदा किए थे कमबख्त, मगर दोनों के दोनों बाप पर चले गए हैं। तुमसे ज्यादा तो दुखी मेरी राम कहानी है। अरे मुझे तो उम्र भर 3-3 गधों से निभानी। यार ये 2 लोग जो बार बार बीच में हाथ उठा रहा है, इनको भेज दो ना उधर बाहर। कौन है ये भैया? भाई ओ भैया, इतनी देर में तुम उनको लेके जाते अब तक क्या? और अगर तुम इशारे से उस दीवार को बुला रहा है तो वो उसका बाप नहीं उतरे वहां से। सही कह रहा हूं मैं। हाँ मैं जानता हूं, मैं तुम जायसवाल जूस बहुत खतरनाक होता है, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। देखो मैं तो पाकिस्तान के बारे में हमेशा एक बात कहता हूं कि पाकिस्तान की जितनी जनसंख्या है ना, उतनी तो हमारे अगर राऊ में ड्राई डे घोषित हो जाता है तो सड़क पे दारू के लिए भटकते हैं उतने लोग खा ले।
ये समझ लेना चाहिए खाली ड्राई टाइम में उतने हम सड़कों पे भटकने वाले लोग हैं। आ गए, अब बैठ जाओ। अब 12 पंक्ति का व्यंग सुनना। इसके बाद एक कविता मुझे भाई साहब ने आदेशित किया है तो मैं वो पढ़ूंगा। एक बार ताली बजा के बता दो तो मैं शुरू कर देता हूं। सुनना भाई साहब। स्वागत। कि एक दिन खुल गए शहर के भाग हमारे। हाँ बैठ जा बेटा, यही है कवि सम्मेलन। यानी कितनी बार मालूम नहीं पड़ती, आदमी ढूंढता ही रहता कहां है। अरे यहीं पे है, भगवान की कसम यहीं बैठ जा। नहीं कोई बात नहीं, देखो हो जाता, बच्चा है वो, उसको नहीं मालूम, वो उसको थोड़ी कवि सम्मेलन समझ रहा है, उसको बताना पड़ेगा कि यही कवि सम्मेलन है। सुनना यार, कविता सुनना। कि एक दिन खुल गए यार, दूसरी पंक्ति व्यंग की पकड़ लोगे तो व्यंग की यात्रा करवा के जाऊंगा, इस बात का दावा करता हूं। एक दिन खुल गए शहर के भाग हमारे, एक मंत्री जी शमशान घाट के उद्घाटन के लिए पधारे हैं। वाह। उद्घाटन की पहली रस्म पूरी कराई गई। एक जलते हुए मुर्दे को बुझाकर मंत्री जी के हाथ से अग्नि दिलाई गई। वाह। ये जब तक आग दूंगा जब तक ताली सब मिलके नहीं बजा। एक जलते हुए मुर्दे को बुझाकर मंत्री जी के हाथ से अग्नि दिलाई गई। इस घटना से कम एक बात का तो पता चलता है कि आदमी का नसीब खराब हो तो वो मरने के बाद भी भुगतता है। वाह वाह वाह। पंडित जी ने कहा, श्रीमान कृपया क्या इस दिशा में आकर अग्नि दिखाएंगे? और व्यंग की अगली पंक्ति पे ये नहीं कहूंगा कि ताली बजाना, माता सरस्वती का मंच है, कसम खा के कह रहा हूं कि ताली रोक के बताना। अगर एक हाथ भी है कुर्सी वालों, अगर आप भी रोक पाओ तो रोक लेना, लेकिन अगर आपके हाथ से भी ताली निकल जाए तो फिर आ जाने देना उसको, आज मत रोकना। भूल जाना कि कुर्सी पे हो, सही में कह रहा हूं। लेकिन अगर कविता की पंक्ति पहुंच जाए तो पूरा सदन मिलके बजा लेना। पंडित जी ने कहा, श्रीमान कृपया क्या इस दिशा में आकर अग्नि दिखाएंगे? मंत्री जी भन्ना कर बोले, आग कहां और कैसे लगानी है मुझे क्या आप समझाएंगे? वाह 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 वाह। आग कहां और कैसे लगानी है मुझे क्या आप समझाएंगे? अरे हम इस हिंदुस्तान की राजनीति को बरसों से झेल रहे हैं, रोजाना विरोधियों के साथ तरह तरह की आग से खेल रहे हैं। और पंडित जी आप तो बुजुर्ग हैं, आपको तो कम से कम ये बात समझ में आनी चाहिए कि आग दिशा देखकर नहीं, आग तो हवा का रुख देख के लगानी चाहिए। वाह 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 वाह। अरे इन मुर्दों से निपटने की हमारी समझ को आप बेवजह नजरअंदाज कर रहे हैं। अरे पंडित जी, वो हम ही तो हैं जो 70 बरस से इन मुर्दों पर राज कर रहे हैं। वाह वाह।